कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई। अदालत ने केंद्र से कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में मां बाप क्या करेंगे? अदालत ने केंद्र से इसका प्लान पूछा। साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। सवाल यह है कि दूसरी लहर कब खत्म होगी, दूसरी लहर के कितने दिन बाद तीसरी लहर की आशंका है, और तीसरी लहर में क्या बच्चों को वाकई खतरा है? इन सारे सवालों को आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की मार से जूझ रहा है। करीब महीने भर से एक सी तड़प है, बेबसी है, लाचारी है और बदहवासी बनी हुई है। और महामारी की मार के बीच दर्द का ये दौर कम नहीं हो रहा है। तमाम कोशिशें, वादे, भरोसा सब कोरोना की दूसरी लहर के सामने बेकार साबित हो रहे हैं। और इस आफत के बीच अब चिंता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर और अहम सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तीसरी लहर में वैज्ञानिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जता रहे हैं, ऐसे में बच्चों के टीकाकरण पर भी विचार होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो माता पिता क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या नहीं, इसका क्या प्लान है? ये देश के चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर का इंतजार है। तीसरी लहर आएगी तो जरूर, और कब आएगी उसका भी अंदाजा उन्होंने दे दिया है कि सितंबर अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा के आसपास तीसरी लहर आएगी, जब गर्मी जा रही होगी और सर्दी के आने की बात होगी। तीसरी लहर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा कि अगर हम अभी नहीं चेतेंगे, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम तीसरी लहर का मुकाबला कर सकेंगे, नहीं तो वरना ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे अभी पहली और दूसरी लहर के बीच की हुई है। ये दूसरी लहर सिर पर आ गई और हमारे पास उतनी तैयारियां नहीं हैं। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयों की किल्लत है। दरअसल ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये चिंता वैज्ञानिकों की कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर जताई है। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared. देश कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा है। इस लहर ने देश को जितना दर्द और खौफ दिया, उसके मुकाबले पहली लहर कुछ भी नहीं लगती। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो क्या वो और भी विनाशकारी होगी? क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर तीसरी लहर की धार को रोका जा सकता है? फिलहाल जानकार इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सरकारच्या विज्ञान विषयक सल्लागारांनी एक इशारा दिलेला आहे की देशामध्ये तिसरी लाट येते आहे, सावध रहा। सावध रहा म्हणजे काय करायचं? तर नवीन काही नाही आहे त्याच गोष्टी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी तीसरी लहर को लेकर फिक्र जताई और लोगों से इसे लेकर सावधानी बरतने की अपील की। वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाएँ, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका इसलिए भी ज्यादा डरा रही है क्योंकि दूसरी लहर में ही कोरोना के केस लगातार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कृणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
और हम अपने खास मेहमानों के साथ अब चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरी लहर से ही हम पार नहीं पा पाए हैं, लेकिन तीसरी लहर की तैयारी की बात होने लगी है। हम कैसे समझे कि दूसरी लहर की पीक की अगर बात होती है तो वो कितनी सही, और इस समय हम जहां पर खड़े हैं वो जगह कौन सी है, परिस्थितियां कैसी हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अमितेश आनंद, जो कि वैज्ञानिक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हमारे साथ सीधे कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप सेठ, वायरोलॉजिस्ट हैं, बहुत लंबा अनुभव इनका है इस क्षेत्र में। डॉक्टर अमितेश आनंद, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर हम किसी भी लहर की पीक की बात करते हैं या ये चर्चा करते हैं कि तीसरी लहर के आने के संकेत हैं, ये कितनी एक्यूरेट होती है ये तारीखें? तारीख एक्यूरेट होने का मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है कि तीसरी वेव आएगी। अगर हम दूसरे कंट्रीज से भी हम देखें तो हर जगह ये देखा गया है कि डिफरेंट पीक्स आए हैं। हाँ, उन पीक्स का जो मैक्सिमा होता है, जो उसकी विड्थ होती है, वो वेरी करती है। आज की डेट में इंडिया में जो सेकंड पीक देखा जा रहा है, ये बहुत ही भयावह है। हर जगह ये देखा गया है कि सेकंड पीक फर्स्ट पीक से बड़ा रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। और ये हम सेकंड जो वेव है और ये जो पीक है, इससे हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पे पूरी तरीके ये तय करेगा कि हमारा थर्ड जो वेव होगा वो कितना खतरनाक होगा या कितना माइल्ड होगा, हम उससे कितना इजीली डील कर पाएंगे। क्या कुछ लोग अगर ये कहें कि अभी दूसरे वेव से आप लोग पार नहीं पा पाए, तीसरी की बात कर रहे हैं, ये उनकी चिंता सही होगी, या फिर हम ये कहें कि हम दूसरी से सबक ले रहे हैं इसीलिए तीसरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, समस्या को समझना और समस्या के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा सेकंड वेव का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही इस वजह से है क्योंकि हम फर्स्ट वेव के बाद काइंड ऑफ ये मान चुके थे कि हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो अगर आज की डेट में देश में ये चर्चा चल रही है कि तीसरी वेव आ सकती है और अगर वो आती है तो हमें कैसे तैयार रहना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इस बारे में मैं आपके चैनल का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप अभी से उस थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, उससे लोगों को प्रिपेयर रहने के लिए एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी कदम है। डॉक्टर प्रदीप सेठ, चिंता इस बात की हुई कि वाकई जिस तरीके से डॉक्टर अमितेश आनंद भी कह रहे हैं कि पहली वेव में भारत में अच्छे से हैंडल हुआ, हम पर वैसा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हमने शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया सारी चीजों को और दूसरी वेव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहे। न आम लोग, न नागरिक, न सरकारें, कोई तैयार नहीं रहा इसके लिए। लेकिन इस वायरस का, इस कोविड-19 वायरस का क्या स्वरूप इस तरीके से आपको बदलता हुआ नजर आया है पहली वेव और दूसरी वेव में, कि आज हम तीसरी वेव की अगर चर्चा करते हैं तो उस लिहाज से भी थोड़े सतर्क हो जाएं? देखिए, एक कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जिसका स्वभाव ही है अपने आप को बदलना। उसको आप रोक नहीं सकते, किसी तरह नहीं रोक सकते। हर आरएनए वायरस का जो भी जितनी रैपिडली रेप्लिकेट करता है, बढ़ता है, चाहे कोरोना है, चाहे HIV था या फिर HCV है, ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। इनमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती, तो ये अपने आप को हर रेप्लिकेशन में चेंज करते रहते हैं। इनमें म्यूटेशंस होते रहते, चेंजेस आते रहते हैं, और वो चेंजेस कुछ ऐसे कभी ऐसे हो जाते हैं जो कि एक उसको आगे ले जाता है, आगे बीमारी बढ़ाने में देता है। तो ये तो उसकी नेचर है, ये तो आप रोक नहीं सकते। ओनली रोका कब जाता है, ये या तो हम सारी जनता को इम्यून करते हैं वैक्सीनेशन लगा करके और फिर देखें, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन बाकी सेकेंड वेव में जो रेप्लिकेशन हुए हैं उससे पता चलता है कि संभावना है कि तीसरी वेव आ सकती है, क्योंकि अब जैसे महाराष्ट्र में अक्टूबर 2020 के अंदर एक डबल म्यूटेशन मिला है, जिसके आजकल चर्चा हो रही है कि ये फैलेगा। और जैसे उससे पहले वहाँ से आंध्र प्रदेश से एक निकला था जिसको N440K कहते हैं। ये सब अब जो नया है वो उसको रिप्लेस कर रहा है, तो इसी तरह फैलता है। क्योंकि जब उसने देखा नया वायरस निकलता है तो वो पुराने को की जगह ले लेता है। हमें ये रामायण में बहुत अच्छा है। रामायण में मेघनाथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी माया, अपना चेंज, वो अपना स्ट्रक्चर बदलता था। एक उसके लिए क्लियर थिंकर की जरूरत होती है जो कि ये बताए कैसे करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टुडे।
एक क्लियर थिंकर की जरूरत है जो कि कैसे इसको फॉलो करेगा, और यही हम लोगों को मिलकर करना होगा सब। पर डॉक्टर सेठ, क्या वो पूरी तरीके से बदल जाता है या फिर बस ज्यादा खतरनाक होता है, या फिर ये भी पैटर्न नहीं है? पूरी तरीके से बदलता, वो अपना रूप ऐसा बदलता है। देखिए, उसका एक अंश जो वायरस का है, जो कि जिसे हम वो कहते हैं, जिसे ये ज्वाइन करता है वो ACE2 रिसेप्टर में, उसमें चेंजेस नहीं आते। उसमें अगर चेंज आएगा तो ये वो नहीं होगा, लेकिन उसके बाकी के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो उसकी शक्ल बदल देते हैं, जिससे कि वो अपनी अपनी जो टोटल व्यू है वो थोड़ा चेंज कर लेता है, और उससे ये फैलने में कई ऐसे चेंज होते हैं, ऐसे होते हैं उसके ऊपर की जो प्रोटीन, उसके वायरस की जो प्रोटीन है उस पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उससे ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो ये चेंजेस होते हैं विच we can follow it up by studying with the good microbiologists, with biophysics people and other people, biochemist people से बैठ करके हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि क्या अगर ऐसे चेंजेस हमको मिले तो क्या मतलब हुए इसके। तो उससे हमको बहुत सहूलियत होगी नई डायग्नोस्टिक सेट्स बनाने में, और नई वैक्सीन के अपनी वैक्सीन में अदल बदल करने में थोड़ा बहुत, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसे चेंज कर दे कि हमारी पुरानी वैक्सीन काम ना करे। तो संभवतः ये इसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा, नए नए अपने लिए वो चीजें, वो कहते हैं वेपन्स बनाने पड़ेंगे टू कंट्रोल दिस वायरस। वैक्सीन की इस बात पर मैं वापस आपके पास डॉक्टर सेठ आऊंगी। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं IIT कानपुर में और मेंबर हैं नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के, और डॉक्टर विक्रम तलौलीकर हमारे साथ हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल हुआ था उसका हिस्सा थे, UK एसोसिएट स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अस्पताल NHS ट्रस्ट हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, पहले आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि ये तीसरी लहर की जो बात उठी है और उसकी तैयारियों की जो मांग उठी है, ये आशंकाएं कितनी इस समय हम कहें कि धरातल के करीब हैं, और कितनी जरूरत इस चीज की है आज की तारीख में? प्रोफेसर अग्रवाल, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, प्रोफेसर अग्रवाल, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? चलिए हम डॉक्टर विक्रम के पास पहले चलते हैं, क्योंकि एक लंबी जद्दोजहद डॉक्टर विक्रम हमारे सामने से होकर गुजरी है। जब हम ये सोचते रहे कि पता नहीं कौन सी बीमारी के लिए, बहुत गणना भी हुई इस बात को लेकर कि किस बीमारी के लिए वैक्सीन को डेवलप करना कब शुरू किया गया, कितने समय में आता है। इसमें तो बिल्कुल ऐतिहासिक काम किया दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने। लेकिन आज हम जितने म्यूटेंट्स देखते हैं, जितने रंग बदलते हुए वायरस को देख रहे हैं, और तीसरी लहर में जिस तरह से बच्चों को खतरे की बात की जा रही है, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैं कहूंगी समूची दुनिया इस समय सकते में है। डॉक्टर विक्रम जी हाँ, धन्यवाद श्वेता जी। ये तो जरूर है कि जो वैक्सीन अभी तक किए गए हैं और जो प्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति है। बहुत से वेरिएंट्स जो हैं वो भी इसमें क्रॉस इम्यूनिटी से आप बच सकते हैं। थोड़े से वेरिएंट्स अभी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो, फिर भी आपको वो मेजर इलनेस, सीवियर इलनेस, डेथ से बचा सकता है। और जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे डेवलपर्स, वैक्सीन के डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन्स बदलने शुरू किए हैं, ताकि जो भी कुछ माइनर वेरिएंट्स आएंगे इस कोविड वायरस के, उनके खिलाफ आगे की जो वैक्सीन्स आएंगे, बूस्टर्स आएंगे, वो इफेक्टिव रहेंगे। तो वैक्सीनेशन आपका एक ऐसा वेपन है जो आपको इस महामारी से बचा सकता है। तो एक पहली चीज है कि हमें जल्द से जल्द जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं वो बहुत ही जरूरी है, ताकि जब आप 50 या 40 के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हो, ज्यादा से ज्यादा आप एडोलेसेंट्स और जो 12 से 18 के बीच में लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दे सकते हैं, क्योंकि अगला जो वेव आएगा वो यंगस्टर्स और एडोलेसेंट्स और यंग बच्चों पर आएगा। इसीलिए जब आप अपना मेजर वैक्सीनेशंस कंप्लीट करते हैं तो आप बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं, वो बहुत ही जरूरी बात होगी।
पर डॉक्टर विक्रम, जो ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों पर, वो कितनी तेजी से चल रहे हैं और हम कब तक उम्मीद करें कि चूंकि सारे देशों ने बहुत तेजी से अप्रूवल्स की प्रक्रिया को किया, जो पुरानी परंपराएं थी उन्हें छोड़कर एक नया रास्ता अख्तियार किया, क्या चूंकि माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं ये बात सुनकर ही कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा हो सकता है? हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं कि अगर आप यूएस को देखें, यूके को देखें, अभी तक जो भी कुछ ट्रायल हो चुके हैं वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बच्चों में 12 से 15 से लेकर फाइजर वैक्सीन ने अभी अपने ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, बहुत ही सेफ है, 100% इफेक्टिविटी दिखाई दे गई। यहाँ पे यूके में ट्रायल्स चालू हैं और ऐसा लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक बहुत से देशों में बच्चों को वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा। भारत अभी तक तो एडल्ट वैक्सीनेशन पे तवज्जो दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडल्ट्स को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बच्चों में अभी तक जो भी स्ट्रेन्स पाए गए हैं वो ज्यादातर करके बहुत माइल्ड हैं और मेजर इलनेस नहीं होता है। बहुत रेयरली कुछ बच्चों को बहुत सीवियर बीमारी हो सकती है। इसलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है कि जल्द से जल्द एडल्ट्स को जितने ज्यादा हो सके वैक्सीनेट करें। पहले अगर अप्रूवल दे सकते हैं तो बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, अगर आपको आवाज आ रही है तो हम समझना चाहेंगे, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से कोरोना की इस लहर से सामना हो रहा है वो तीसरी लहर में न जाने कैसी तैयारियों का आलम हो जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए, हम डॉक्टर अग्रवाल दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अमितेश आनंद, मैं एक बार फिर आपके पास लौटती हूँ। दूसरी लहर से ऐसी क्या सबक हम सीख सकते हैं और दुनिया में जो अलग अलग लहर आ रहे हैं उससे ऐसी क्या चीजें सीख सकते हैं लोग? जो सरकारें तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान जो है वो अगर कोरोना के इस समय में तैयारियों से समझे, क्योंकि पहली लहर के बाद तो लोग सोच रहे थे कि इंतजार कर रहे थे कि कोरोना की बीमारी कब जाएगी और कब मास्क हटाएंगे। अब लगभग लोग ये समझना शुरू हो चुके हैं कि ये बीमारी शायद न जाए, इसके साथ हमें जीना सीखना होगा। एक के बाद एक इस लहर के प्रिडिक्शन के बीच क्या हम इसी चीज की तैयारी करें? श्वेता जी, ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाया है और आपने ये जो बात कही है कि हमें ये मान लेना चाहिए और हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें मास्क के साथ एक लंबे अरसे तक रहना होगा। ये बहुत तरीकों से, बहुत दूसरे तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ वायरल डिजीज के लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए भी मास्क को पहनना, खास करके क्राउडेड प्लेसेस में मास्क को पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो एक है ही, लेकिन रही बात हम सेकेंड वेव से और फर्स्ट वेव से ऐसा क्या सीखे जिससे कि हम थर्ड वेव को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि हर जो वेव होता है उसका जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है वो बदलता रहता है और हर वेव में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है उसी पे हमें फोकस करना होता है। अब देखिए, फर्स्ट वेव जो था, फर्स्ट वेव में हमारा वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन था? जो एजेड पॉपुलेशन है या फिर जिनमें कोई और ऐसी हेल्थ कंडीशन थी जो कि उनको वल्नरेबल बना देती है। वैक्सीन की आ जाने की वजह से क्या हुआ कि हमने पहले उनको टारगेट करके उनको वैक्सीनेट करना शुरू किया, तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो एजेड पॉपुलेशन से शिफ्ट करके थोड़ा सा जो रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन है उसमें आ गया। और अब क्या हो रहा है कि हमने, जैसा कि इंडिया में भी 45 प्लस को एलिजिबल कर दिया गया है, दूसरे कंट्रीज में भी जो 45 प्लस हैं, इनफैक्ट 18 प्लस हैं, उनको एलिजिबल कर दिया गया है। यूएस में विद इन अ मंथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 12 प्लस के लोगों को वैक्सीन के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ये जब पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगा तो फिर अगर इसके बाद जो नेक्स्ट कोई पीक आता है तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन जो अनवैक्सीनेटेड है, जो बच्चे हैं जिनमें की वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, वो फिर वल्नरेबल हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल शिफ्ट है वल्नरेबिलिटी का इस डिजीज के अगेंस्ट। लेकिन हाँ, हम जो एडल्ट हैं, हमारे ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थर्ड वेव में कैसे अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना ये जो मास्क पहनना है और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं उनको कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हम जो हेल्थ केयर पे और जो हेल्थ सेटअप है उस पर जो लोड है उसको कम से कम करें। अगर वो लोड कम हो जाता है तो जो चिल्ड्रन हैं उनमें, जैसा कि हमारे एक फेलो पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि अगर डिजीज होता भी है, इन्फेक्शन होता भी है, तो उसकी सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। और अगर हेल्थ सेटअप पे लोड कम होता है तो मैं ये मान के चलूंगा कि बहुत सिंपल इंटरवेंशन से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो थर्ड वेव में शायद हमें वो भयावहता ना देखने को मिले जो हमें अभी सेकंड वेव में देखने को मिल रहा है। तो हाँ, हमें सेकंड वेव से बहुत कुछ सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमें एकदम अलर्ट रहना है, हमें कभी भी अपना जो हम कहते हैं ना कि गार्ड लेट डाउन नहीं करना है। मास्क हमें लगातार पहन के रखना है और
ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जिसने कि दिखाया है कि सिंपल एक जो हमारा सर्जिकल मास्क होता है वो इनफ होता है हमें क्राउडेड प्लेसेस में भी इस वायरस से बचाने के लिए। तो हाँ, ये कुछ सबक हैं जो हमें सीखना है और उसको मेंटेन करके रखना है। और आज की डेट में वैक्सीन को लेके बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि हमारे एक फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया कि अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि मॉडर्ना ने अपना जो बूस्टर डोज है वो भी प्रिपेयर कर लिया है, और ये बूस्टर डोज वो डोज है जो कि हमें वेरिएंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं उनको भी देखा गया है कि वो ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल हैं। इंडिया का कोवैक्सीन है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं लैब्स में। ऐसा देखा जा रहा है कि वो जो नए वेरिएंट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, इनको लें। और अभी जैसा कि यूएस में कोशिश की जा रही है कि जो वैक्सीन को लेकर पेटेंट होता है हम उस पेटेंट को रिलैक्स करें, तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, जिससे कि जो वैक्सीन का पेनिट्रेशन पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम एक बड़े तबके को वैक्सीनेट कर दें। जी, कोशिशें सभी सरकारों की यही है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है हमारी आबादी, इसीलिए संख्या के हिसाब से सबसे अधिक वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से होने के बावजूद हमें लग रहा है कि हम बहुत पीछे रह रहे हैं इस समय। डॉक्टर गजानन सबकल, साइंटिस्ट आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गजानन, लोगों को ना डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ऐसी चीजों से ऐसे समय में, आपातकाल में बहुत डर भी लगता है, बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि शायद हमें और डराने की कोशिश हो रही है, जबकि ये सतर्क होने का, करने का प्रयास है। इस समय दूसरे वेव के बीचों बीच क्या तीसरी वेव की तैयारी आपके अनुसार की जा सकती है, या फिर पहले एक से निपटना है उसके बाद दूसरे का इंतजार करना है? देखा है मौजूदा जो वैक्सीन है तो कोरोना के जो जितने भी फिलहाल वेरिएंट है उसके खिलाफ वो कारगर है, लेकिन यह किस समय तक कारगर रहेगी ये फिलहाल तो हम बता नहीं सकते हैं। एंड पिछले भूतकाल में अगर आपने मुड़ के देखा तो 1918 में स्पेनिश फ्लू जैसे हुआ था, तो स्पेनिश फ्लू में भी ऐसी लहरें काफी आ चुकी है। और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जैसे कि इन्फ्लुएंजा, तो उनमें भी ये हमने देखा है भूतकाल में। वैसे तो लहरें आना ये तो नया नहीं है, पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थे उसमें। पर हमें जरूर सचेत रहना चाहिए। फिलहाल जो म्यूटेंट है, वायरसेस, अलग अलग वेरिएंट्स वगैरह ये तो आ रहे हैं, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये आप सभी को ये जानकारी है। परंतु जो हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि जो वैक्सीन है फिलहाल जो यूज हो रहे हैं वो काफी हद तक उस पे काम भी कर रहा है। तो हमें जब भी अपना वैक्सीन के लिए जब नंबर आता है तो हमें वो वैक्सीन के डोसेज पूरी तरीके से लेनी चाहिए, और बिना झिझक हमें जो अपना थंब रूल है कि हमें मास्क हमेशा लगानी चाहिए। तो ये सतर्कता हमें हमेशा बरतनी चाहिए। और फिलहाल जैसे जो प्रेडिक्शंस है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आएगी, पहले लहर के बाद हमने सोचा था कि इसका संक्रमण इस तरीके से नहीं होगा, परंतु अभी फिलहाल जो तीसरी लहर है इसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते हैं कि वो किस रूप में आएगी और उसकी मात्रा किस प्रकार की होगी, ये फिलहाल तो हम बोल नहीं सकते। पर संभावना हाँ जरूर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्पेनिश फ्लू 1980 में जो हमने देखा है भूतकाल में, तो उसमें ये लहरें आना तो पॉसिबल है। प्रोफेसर अग्रवाल, जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर हम इस एक टाइम फ्रेम को समझें जहां पर हम प्रिडिक्ट शायद कर सकते हैं कि अब एक लहर और अगली लहर आने वाली है, तैयार हमें रहना है, उसकी सिवियरिटी को, उसकी आक्रामकता को
क्या किसी भी पैमाने पर हम कुछ सिम्टम्स या किस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट कर रहा है वो अब देख रहे हैं, क्या वैसी कोई चीज पहले से बता पाना, समझ पाना संभव है आज की स्थिति में? देखिए, दूसरी लहर के बाद जितनी तीव्र ये लहर है उसके अनुसार काफी लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी क्योंकि वो कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो जाएंगे। तो कम से कम कुछ महीने तक वो इम्यूनिटी शरीर में रहेगी। तो तीसरी लहर का आने का समय इसलिए दूसरी लहर के कुछ महीनों बाद ही संभव है। और तब तक यदि हम, जैसे अन्य एनालिस्ट कह रहे हैं, अगर हम सब वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों को करा लें तो तीसरी लहर आएगी तो जरूर, लेकिन उसकी वो घातकता नहीं रहेगी। अब जैसे कॉमन फ्लू देखिए, वो हर साल उसकी लहर आती है जाड़ों में, और आती है चली जाती है, बहुत से लोगों को संक्रमित करती है, लोग ठीक हो जाते हैं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि कोई लहर की बात ही नहीं करता फ्लू की। तो हमें उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि कोरोना भी उसी प्रकार की लहर बन के रह जाए। आती है लहर, चली जाती है, लोगों पे अधिक संक्रमण या अधिक उनको घातकता नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तो ठीक हो जाएगा। जी जी, जरूरी है। आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया और मुझे लगता है कि लोगों को इस समय सिर्फ पैनिक नहीं करना है, सतर्कता और हड़बड़ाहट दोनों में कोई समानता नहीं होती है, अलग ही रहना चाहिए। सतर्क रहें, तैयार रहें, लेकिन पैनिक न करें। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। अव्वल तो ये कि क्या ये दूसरी लहर अभी हम किस पड़ाव पर उसके हैं, ये सब आपसे हम जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी लहर के लिहाज से हम इस समय कहां खड़े हैं और तीसरी लहर की तैयारी या फिर हम ये समझें कि उसको लेकर हमारी सतर्कता कितनी होनी चाहिए, कितना वाजिब है तीसरी लहर का जो आकलन है वो। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठ, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी इस समय, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना एक वायरस फैलता है उतना अधिक वो म्यूटेट कर सकता है। क्या ये सही है अव्वल? और दूसरा, अगर हम दूसरी लहर ही अलग अलग देशों में देखें तो क्या हर देश में दूसरी लहर में ज्यादा इस समय इस वायरस ने तबाही मचाई है या फिर भारत की स्थिति अलग है? देखिए, कई देशों में तो दूसरी लहर में इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। इंग्लैंड एक एग्जाम्पल है हमारे पास, काफी हंगामा मचाया वहां, यहाँ तक कि डॉक्टर बोरिस जॉनसन को तो इंग्लैंड कितने दिन तक लॉकडाउन करना पड़ा था। भारत में क्योंकि बिकॉज हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो दूसरी लहर में बहुत तेजी आई है। एक क्योंकि गलती हमारे पब्लिक ने भी बात नहीं सुनती थी, कोई मास्क नहीं लगाता था, लेकिन वायरस में भी काफी म्यूटेशन हुए जिससे ट्रांसमिशन इसका बहुत तेजी से बढ़ा, तो इट बिकेम मोर ट्रांसमिसेबल। अब तीसरी लहर में नेचुरली ये वायरस में होता है कि जो बढ़िया रेप्लिकेट करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो हो सकता है जो डबल म्यूटेंट है वो, जैसे अब फैल रहा है डबल म्यूटेंट, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा, वो शायद पुराने को पीछे छोड़ देगा और नए वो मरीजों को के अंदर वो संक्रमित नए आदमी से अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वायरस की वो है। तो हमको देखना यह है कि सतर्कता भी बरतनी और प्रेजेंट को भी करना है। देखिए, हमको सरकार बड़े पूरी दम से हमारी वो टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हमको वो भी टेस्ट, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमको वो टेस्ट बनाने जो कि जल्दी से जल्दी और आसानी से हो जाए, क्योंकि चीपर टेक्निक हो। और पीसीआर में 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं कभी रिपोर्ट आने में। हमको एक ऐसे टेस्ट बनाने पड़ेंगे जो आसानी से किसी छोटी लैब में भी एक दिन में पूरे हो जाते हैं, जैसे एलाइजा बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं इसको डेवलप करने के लिए। एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं, हमको वैसे टेस्ट बनाना है एलाइजा बेस्ड जो कि वायरस को डिटेक्ट कर सके, और बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया जो वैक्सीन इतनी फास्ट डेवलप की, इसी तरह क्योंकि जो वैक्सीन दी जा रही है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, जिसमें सिस्टम में एंटीबॉडी जाती है। वो एंटीबॉडीज अनफॉर्चुनेटली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती।
हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एंटीबॉडीज लोकल प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके लिए हमको वो वैक्सीन बनानी चाहिए जो कि हमको नाक से दी जाए, और ये भी बहुत आसानी से बन सकती है। हमारे साइंटिस्ट इतने बढ़िया हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं उसके लिए बनाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ी सी मेहनत करनी इस पर तो काम भी चल रहा है ना, नेजल वैक्सीन पर। आपको लग रहा है वो ज्यादा असरकारी रहेंगी कोरोना के लिए? जी, लेकिन असरकारी बहुत रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी कई ट्रिक्स हैं, उसकी कई ट्रिक्स हैं जो कि देखना बहुत जरूरी है कि नाक के अंदर, हमारे अंदर म्यूकस, हमारे नाक के अंदर एक ऐसी भगवान ने ऑलरेडी इतनी चीजें दी हुई हैं कि जो कि वायरस को खत्म कर सकती, प्रोटीन्स को खत्म कर सकती, उससे को वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन को भी खत्म करेगी। तो हमको ऐसा बनाना है वैक्सीन जो कि वो ऐसे उसके साथ दे, कैरियर के साथ सीधा जा करके वो ऊपर, वो जहाँ वायरस रेप्लिकेट करता है वहां जाकर रेप्लिकेट करे, उसको रोक दे। यही एक तरीका, जैसे पोलियो वायरस इंजेक्टेबल है, लेकिन पोलियो वायरस जब ओरल आया था तो उसने पोलियो वायरस को खत्म कर दिया। आप समझ, वो क्योंकि पोलियो वायरस इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करता है, इसीलिए पोलियो वायरस की ओरल वैक्सीन बनाई गई थी, जिससे कि वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तो यही कारण है, मैं ये कहता हूँ कि साथ साथ मेरे हमारे साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट बहुत तेज हैं, बहुत बढ़िया है, जो कि बना सकते हैं इस तरह की वैक्सीन। और उसके लिए अगर मैं तो हर एक को कहता हूं कि कोई भी चीज चाहे मैं कोई भी हो, आई कैन हेल्प देम फॉर दैट। जी, डॉक्टर अमितेश आनंद, हमने देखा कि पहली लहर में भी अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और उसके बाद से वहां की परिस्थितियां काफी चिंताजनक रही थी। लेकिन आज अगर हम दूसरे देशों के एग्जाम्पल को देखकर भारत के सेकेंड वेव को समझने की कोशिश करें, तो क्या एक तारीख निर्धारित की जा सकती है भारत में पीक के लिए, या भारत इतना विस्तृत देश है और यहाँ के एक एक राज्य एक एक देश के बराबर है कि हर राज्य का अपनी अलग तारीख होगी उस वेव की? श्वेता जी, आपने बहुत सही पॉइंट रखा है। भारत की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, भारत की समस्याएं बहुत अलग है दूसरे कंट्रीज से। और हाँ, यहाँ के हर एक स्टेट को, यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखें तो उनके एक कंट्री से कंपेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया में देखा भी जा रहा है कि जहाँ मुंबई में ऐसा, एटलीस्ट आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, वहीं और दूसरे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे कि इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो इंडियन कंडीशन को समझना और इंडियन पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को समझना बहुत अलग होगा। हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मिड और एंड तक होते होते हम सेकेंड वेव के पीक तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद उस पीक को हम फ्लैट करके नीचे कब तक ला पाएंगे, ये टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम वैक्सीनेशन का जो पेस है उसको कितना तेज कर पा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को हम सब देख रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हम रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी करते हैं। जो इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जिसको कि बार बार मैं और मेरे फेलो पैनलिस्ट रिपीट कर रहे हैं, मास्क पहनना, उसको हम कितने डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम कितनी जल्दी सेकेंड वेव को नीचे ला पाएंगे। डॉक्टर विक्रम, फर्ज कीजिए आज मैंने कोविशील्ड का एक डोज लिया हो या किसी ने कोवैक्सीन ली हो, क्या ये वायरस इतनी तेजी से बदल रहा है कि विज्ञान उससे कदम ताल नहीं कर पा रहा? क्या मैं आश्वस्त रहूं कि दूसरे डोज पूरा होने के बाद जो इस वायरस का जो कुप्रभाव है, जो बहुत सिवियरिटी जो देता है, उससे मैं कम से कम 6 महीने प्रोटेक्शन हासिल कर पाऊंगी? क्योंकि यही एक सवाल है जिसकी वजह से लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वैक्सीन के लिए जाएं या न जाएं। ये हेजिटेंसी का बहुत बड़ा कारण हिंदुस्तान में हो रहा है। बिल्कुल, कोई भी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। जो भी वैक्सीन अभी बनाए गए हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या और भी नए कैंडिडेट्स वैक्सीन के जो आ रहे हैं, अभी तक तो सभी वैक्सीन की स्टडीज से यही लगता है कि वो बहुत प्रभावी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। अगर ये वेरिएशंस भी हो जाते हैं वायरस में, तो थोड़ी सी क्रॉस इम्यूनिटी रहती है एक स्ट्रेन से दूसरी स्ट्रेन तक, और आपको एक गारंटी मिल सकती है कि आपको सीवियर इलनेस नहीं तो डेथ नहीं होगी। माइल्ड इलनेस इन्फेक्शन हो सकता है, पर इसकी ट्रांसमिशन भी थोड़ी सी कम करता है थोड़े से वैक्सीन्स। तो वैक्सीन तो लेना ही है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सीवियर इलनेस से। हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है, शायद लेस देन 5%, जिनको एक वैक्सीन शायद न काम करे, तो उनके लिए दूसरे वैक्सीन बाद में काम कर सकते हैं, पर वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। मोस्ट वैक्सीन 6 मंथ्स तक बहुत अच्छा काम करेंगे, अभी तक के डेटा से तो ऐसा लगता है। तब तक शायद आपको बूस्टर्स आ जाएंगे, दूसरे वैक्सीन आ जाएंगे, तो आप अपना बूस्टर बाद में रिपीट कर सकते हैं।
कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्लीज जाइए, वैक्सीन लीजिए, अपनी और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की प्रोटेक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अग्रवाल, जब कोरोना को लेकर सब लोगों की सोच सामान्य हो जाएगी और लहर कब आई कब गई ये चीजें लोग धीरे धीरे भूलने लगेंगे, उस समय से पहले यानी आज के हालात में जब लोग वाकई पैनिक कर रहे हैं, सेकंड वेव की जो कहर है उसके बीच तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, ऐसे में अगर थर्ड वेव के लिए बच्चों को लेकर कुछ चीजें ऐसी प्रिडिक्ट कर दी गई हैं जिसको लेकर लोगों के मन में संशय, बच्चों ने तो अपना करीब 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं, माँ बाप जो है वो कोशिश करते हैं कि वो खेलने भी न जाएं, और जो मिलनसार रहने की बात थी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग घुस गई है। तो पैनिक अगर लोग न करना चाहें तो बच्चों के हिसाब से वो क्या तैयारी है जो तीसरे वेव के लिए कर सकते हैं लोग? बच्चों के लिए ये एक तो उनको मास्क बहुत आवश्यक है। जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहनने थोड़ा मुश्किल लगता है, बच्चे शायद इतना अच्छे जल्दी से तैयार ना हो, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। और आपने ये बात सही कही कि तब तक तो बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे, कभी नहीं, जब ये दूसरी वेव सब्साइड करेगी तो लोग निकलना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, बच्चे भी स्कूल जाना चाहेंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहेंगे। तो सब में ये एक बहुत ही आवश्यक है, मास्क पहनना और एक सैनिटेशन को बना के रखना। मेरे ख्याल से हालांकि ये डॉक्टर्स और अच्छी से इसको सलाह दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे इतना समझ है मेरे ख्याल ये आवश्यक है। डॉक्टर गजानन, वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे हम ये अचीव कर पाएंगे, और अगर वाकई एक वैक्सीन तभी तक असरकारी है, मतलब जिंदगी भर के लिए असरकारी नहीं है, तो ऐसे में तीसरी वेव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा स्पीड अप कर सकता है कि उस समय तक अगर वाकई बच्चों पर प्रभाव पड़ने वाला हो तो हम उस उम्र वर्ग की यानी 12 साल से अधिक वर्ग के जो बच्चे हैं, 12 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, उनकी वैक्सीनेशन को भी हिंदुस्तान टारगेट कर पाएगा? अभी तो फिलहाल तीसरी वेव और वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रहा है तो उसके बारे में कहना तो मुश्किल है, पर हाँ अगर वैसे अगर जरूरत पड़ी तो भारत की वो कैपेसिटी भी है, इस मात्रा में वो वैक्सीनेशन होगा। पर क्या ये थर्ड वेव के वायरस को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर और थर्ड वेव को लेकर कुछ और क्लैरिटी है, या अभी हम समझें कि जिस तरह से हम थर्ड वेव को अप्रोच कर रहे हैं या फिर हम दुनिया के जो बाकी एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, तो कुछ हम समझ सकते हैं कि ये दूसरे वेव का अंत कब और कितने समय की राहत बीच में, कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी अपनी तैयारियां कर पाए आगे की? हाँ, हमें तो भविष्य में आने वाली चुनौती का तो सामना करने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। और हालांकि अभी जिस तरीके से टीकाकरण चल रहा है तो अगर हम वो अचीव कर पाते हैं तो ऑफकोर्स इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, और पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरी लहर है तो वो किस तरीके किस स्वरूप में आएगी ये फिलहाल बोल नहीं सकते हैं हम। और रही बात वैक्सीन की, तो ये हो भी सकता है कि हमें थोड़ा सा वैक्सीन या चेंज करनी पड़े, या क्योंकि इसका असर कितने दिन तक रहेगा वैक्सीनेशन के बाद, जो एंटीबॉडी जो है वो कितने दिन तक रहेगी ये फिलहाल तो अभी हम बोल नहीं पाए, क्योंकि हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमें और आगे जांच करनी चाहिए। डॉक्टर प्रदीप सेठ, चूंकि कई दफा हम ये भी देख रहे हैं कि पहली डोज के बाद संक्रमण हो जा रहा है और दूसरी डेट जो है उसकी जो 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद जो फॉलो कर रही है सेकंड डोज के लिए, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर पहली के बाद संक्रमण हुआ है तो दूसरी डोज को हम कितना डिले करें। जो इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव की पूरी सफलता है वो एक एक सवाल पर निर्भर कर गई है। जी हाँ, अगर हम
देखिए डाटा जो इन्होंने नेशनल उसमें डाटा वैक्सीनेशन डाटा जो नेट में है गवर्नमेंट के उस पे साइट पे, उसमें लिखा है कि 15 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लग चुकी है और जिसमें से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है वो 0.02 या 0.04% है, which is negligible. This means about more than 99% people are immune. और जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हैं उनमें मैंने 1-2 आदमियों में देखा है कि जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है वो दे रिकवर्ड, they were aged, कई तो उम्र वाले थे, they recovered और उनके अंदर माइल्डर डिजीज होगी क्योंकि नेचुरली जो एंटीबॉडीज और जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस थोड़ा बहुत भी होगा वो डेफिनेटली इनको प्रोटेक्ट करेगा। एक वैक्सीन के बाद भी, ये डॉक्टर जोनास साक के साथ मैंने काम किया था थोड़ा सा जब मैं एम्स में था, बहुत 70s में ऑन पोलियो वायरस के साथ, तो पोलियो वायरस के अंदर तो उन्होंने कहा था एक डोज के बाद भी 67% आदमियों में एंटीबॉडी होती है और रेस्ट 25 to 30% के अंदर मेमोरी आ जाती है जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं। और उन्होंने जोनास साक जिन्होंने इंजेक्टेबल वैक्सीन निकाली थी पहली पोलियो वायरस, उन्होंने मुझे बताया था ये होता है और ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा है विद डिफरेंट वायरसेस, द सेम टाइप ऑफ थिंग होता है ये कि एक मेमोरी आती है, मेमोरी के साथ हो जाता है। हमने ये HIV वैक्सीन में भी मैं देखा है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इससे मेमोरी आती है और वो रहती है। तो मैं चिंता करने की कोई बात नहीं, एक वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रोटेक्शन हो मिल जाएगी और एक वैक्सीन के बाद जो दूसरा डोज लगाए उसमें थोड़ा गैप रखेंगे, जितना अच्छा लंबा गैप होगा उतना अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यू आर टेकिंग। कोविशील्ड में गवर्नमेंट ने कहा अबाउट 8 to 10 वीक्स to 12 वीक्स तक, वेयरएज कोवैक्सीन के अंदर जो कोवैक्सीन है वो अबाउट 4 वीक्स के अंदर ले लो, लेकिन लेना जरूर है, एक वैक्सीन तो ले ही लेना है सबको, उसमें डाउट नहीं रखिए। इट्स वेरी सेफ, वेरी सेफ, आई कैन वाउच ऑन दैट कि हमने भी लगाई है, सबने लगाई है, सबको मैं लगवा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है सबके लिए और बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, देखिए अगर बड़े, देखिए मैं तो ये जानता हूँ जैसे प्लेन में हम लोग जब जाते हैं तो प्लेन में पहले कहते हैं अगर कोई हो तो ऑक्सीजन मास्क पहले अपने ऊपर लगाइए फिर बच्चों को लगाइए, क्यों आप अपने को प्रोटेक्ट करेंगे देन यू कैन प्रोटेक्ट अदर्स, अपने को संभालेंगे दूसरों। इसीलिए अगर आपने वैक्सीन लगाई, क्योंकि आप लोग बाहर जाते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं और बच्चों को अब आजकल सबसे बड़ी चीज अगर है तो स्कूल थोड़े दिन बंद भी कर देंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, होम टीचिंग हो सकती है और वीडियो, आजकल तो गवर्नमेंट ने सब सहूलियत दी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो से भी आप उनको पढ़ा सकते हैं, ऑन डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं। और अमेरिका में तो चल ही रहा है ये क्यों नहीं हम लोग यहाँ कर सकते? और बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, दे लर्न इट, ऐसी कोई बात नहीं। और बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो कि मुझे लगता है जो कि वायरस में दूसरे और तीसरे वो उसमें आ सकता है, वो है विलेजेस के अंदर। विलेजेस के अंदर का अब तक हमारे पास इतना बढ़िया डाटा कहीं से नहीं है। विलेजेस के अंदर फैला तो बहुत बड़ा होगा, उसके अंदर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ ये मेरी जो प्लानर्स हैं उनसे ये प्रार्थना है कि ये करें। इसी चेतावनी के साथ कि उन इलाकों में न पहुंचे ये वायरस, कैसे दूसरे और तीसरे के बीच की जो हमारी तैयारी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। आज तक में अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी। आप देखते रहिए आज तक।